नमस्कार दोस्तों, अकाउंट्स और ऑडिट के हम बहुत सारे एमसीक्यूज कर लिए। अब बारी है मैनेजमेंट की, और मैनेजमेंट में भी हम सहकारिता संबंधित तो एमसीक्यूज कर ही डाले। अब बाकी जो चैप्टर्स और हैं, शुरुआत के अगर आप 8-9 चैप्टर्स देखें जो पूरा थियोरेटिकल बेस्ड है, तो उसके एमसीक्यूज हम करने जा रहे हैं। ये कोर्स और यूट्यूब दोनों में डल रहा है, पहला पार्ट है। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। If an individual has the ability to solve difficult situation by doing analysis and deep diagnosis, then they have dash type of skill। देखो, किसी व्यक्ति में विश्लेषण और गहन निदान द्वारा कठिन परिस्थितियों का समाधान करने की क्षमता है, तो उसमें किस टाइप का कौशल है? टेक्निकल है, इंटरपर्सनल है, लीडरशिप है, कंसेप्चुअल है। समझिएगा बात को, चारों के चारों अपने जगह एक स्किल है। टेक्निकल स्किल, इंटरपर्सनल स्किल, लीडरशिप, कंसेप्चुअल स्किल, सब के सब एक प्रकार के अपने में स्किल है। लीडरशिप स्किल में तब बोलता कि एक ऑर्गेनाइजेशन में ऐसी स्थिति आ गई कि क्या काम किया जाए, क्या नहीं, ये समझ नहीं आ रहा है, तो एक व्यक्ति उठ के आता है, सबको लीड करता है, सबको गाइड करता है, 10 लोगों को बोलता है कि तुम ये कर सकते हो, तुम इसमें अच्छे हो, तुम सेल्स में अच्छे हो, तुम प्रोडक्शन में अच्छे हो, तुम मैनेजमेंट में अच्छे हो। वो लीडरशिप स्किल होता। दिक्कत हो रही है, दो डिपार्टमेंट में कंफ्लिक्ट हो रहे रेगुलर बेसिस पे, और समझ नहीं आ रहा है कैसे इसको डील करें। एक व्यक्ति आता है, दोनों में मंडवाली करा लेता है, अच्छे तरीके से बात कर लेता है, उसको बोलते हैं इंटरपर्सनल, जो आपस में अच्छा है स्किल। कंसेप्चुअल, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? अगर कोई विश्लेषण कर रहा है, गहन निदान द्वारा कठिन परिस्थितियों का समाधान करने की क्षमता है, तो उसमें मैं बोलूंगा कंसेप्चुअल स्किल है। जैसे मैथ्स में अलग अलग कंसेप्ट होता है ना, बहुत बढ़िया कंसेप्ट है, उस चीजों को, उस गहराई को समझना, वो कंसेप्चुअल स्किल है। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ ताकि आपको लास्ट टाइम में ज्यादा मेहनत ना करना पड़े। कंसेप्चुअल स्किल इज द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड कॉम्प्लेक्स सिचुएशन, एनालाइज प्रॉब्लम डीपली, आइडेंटिफाई रिलेशनशिप अमंग वेरिएबल्स एंड डेवलप इफेक्टिव सॉल्यूशन। कुल मिला के विषम परिस्थितियों में भी सॉल्यूशन देना ही क्या कहलाता है? कंसेप्चुअल स्किल है। संकलात्मक कौशल वह क्षमता है जिसके द्वारा व्यक्ति जटिल परिस्थितियों को समझता है, समस्याओं का गहन विश्लेषण करता है तथा उनके प्रभावी समाधान विकसित करता है। ठीक है, अभी मैं आपको जानकारी दे देता हूं, वो बाजू में डिटेल शो रहा होगा। अभी 40% ऑफ चली रहा है, स्पेशल कूपन कोड आप अप्लाई करें, SPC40। ठीक है, योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप, एप्लीकेशन का नाम है, क्या नाम है एप्लीकेशन का? योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप, ये डाउनलोड करिए। चाहे आप कोर्स खरीदना चाहें, टेस्ट सीरीज किसी भी कोर्स में, सब में आप SPC40, ये लिमिटेड टाइम के लिए है, लिमिटेड स्टूडेंट के लिए है, तो आप उसको कूपन को अप्लाई करें और लाभ उठाएं। ठीक है, अभी वर्तमान में बताऊं, उसका मैं एग्जैक्ट फिगर आपको बताऊं, कितने लोगों ने उसका लाभ उठा चुके हैं, कितने लोगों ने उस कूपन कोड को अप्लाई किया है? 1100 टाइम, एग्जैक्ट 1100, अगर ये दिख पा रहा होगा। 40% ऑफ अप टू 10,000 बच्चे, तो 1100 टाइम ये यूज हो चुका है। ठीक है, तो इसका जल्द से जल्द आप लाभ उठाएं। ठीक, क्योंकि ये समाप्त होने वाला है और एग्जाम टाइम है लास्ट में, अब और समय नहीं मिलेगा आपको। 3 एसेंशियल स्किल आइडेंटिफाइड बाय रॉबर्ट की कास्ट फॉर मैनेजर आर। देखो, रॉबर्ट कैस द्वारा प्रबंधकों के लिए पहचानी गई 3 आवश्यक कौशल है। तो आप सभी को मालूम होगा, एक बीरा सेठ जी का जो छत्तीसगढ़ में है, तो HTC का ट्रक चलता है, HTC कंपनी नाम से, HTC याद है क्या? तो मैंने उसको ऐसे याद किया हुआ है। रॉबर्ट के कैट्स द्वारा प्रबंधकों को लेकर पहचानी गई 3 आवश्यकताएं कौन सी है? तो HTC वाला टर्म आप याद रख लेना। एक ह्यूमन स्किल होना चाहिए, कंसेप्चुअल स्किल होना चाहिए, और टेक्निकल स्किल होना चाहिए। ये किसमें होना चाहिए बोल रहा है रॉबर्ट साहब? मैनेजर लोगों के लिए, मैनेजर में होना चाहिए HTC, ह्यूमन, टेक्निकल और कंसेप्चुअल स्किल होने चाहिए, ताकि वो अच्छे तरीके से काम को परफॉर्म करवा सकें। तो देखो, रॉबर्ट के कैट्स के अनुसार उसने 3 फंडामेंटल मैनेजर स्किल बताए थे, जैसे टेक्निकल स्किल, एबिलिटी टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। कंसेप्चुअल और टेक्निकल में कंफ्यूज मत होना। टेक्निकल मतलब जैसे मान के चलो, एक उदाहरण के लिए, हमारे यहाँ ये टेक्निकल डिपार्टमेंट हो गया कि भैया कोई ऑडियो कभी नहीं आ रहा है, वीडियो दिक्कत आ गया, कभी इंटरनेट कनेक्शन फेल हो गया, कभी सर्वर ठप हो गया, तो वो एक टेक्निकल बंदा हायर हायर करके रखा हुआ हमने, वो उस चीज को देखता है, तो उसके पास टेक्निकल स्किल है। कंसेप्चुअल स्किल मतलब ओवरऑल पूरे प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेना, जो मैनेजर का काम है। कभी कुछ स्टूडेंट को समझ नहीं आ रहा है, उसका ऐप नहीं रन कर रहा है, वो भी टेक्निकल ही है, लेकिन ओवरऑल प्रॉब्लम, कभी वो दो स्टाफ के बीच के कॉन्फ्लिक्ट को दूर कर ले रहा है, तो उसमें ओवरऑल स्किल्स हैं, वो कंसेप्चुअल स्किल हो जाता है। एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल एंड थिंक स्ट्रेटेजिकली, सभी को समझ रहा हो। टेक्निकल एक स्पेसिफिक स्किल को लेकर होता है। ह्यूमन स्किल, लोगों के साथ अच्छे तरीके से काम कर पाना। ठीक है, काम कर पाना, काम करवा पाना, वो ह्यूमन स्किल के अंतर्गत आता है, जो एक मैनेजर में होना ही चाहिए। मैनेजर देखना, हर जगह का, हर ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजर गालीज खाता है। बाकी लोगों को क्या लगता है, साला मैनेजर का कुछ काम ही नहीं है। नहीं है काम, उसका काम ये है कि दूसरे से काम कराना, दूसरे के काम को देखना है। लेकिन जो उसके रोल को नहीं समझ पाता, वो उसको गाली देगा, नीचे का स्टाफ उसको गाली देगा, उसका जो सबऑर्डिनेट है वो गाली देगा, बोलेगा इसका कोई काम धंधा नहीं, सिर्फ चमकाते रहता है। नहीं, उसका काम वही है कि दूसरे से काम निकलवाना है। तो HTC याद रखना, रॉबर्ट के कार्ड्स के अनुसार HTC होना चाहिए मैनेजर में। क्या होना चाहिए? HTC, ह्यूमन, टेक्निकल और कंसेप्चुअल स्किल होना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर यूज ऑफ मैनेजमेंट लेवल सिस्टम ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन? आपने एक MIS सिस्टम पढ़ा होगा, तो चलो उसी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है। कौन से संगठन की प्रबंधन स्तरीय प्रणाली का प्रमुख उपयोग है?
सपोर्टिंग लॉन्ग रेंज फाइनेंशियल एंड प्लानिंग एक्टिविटीज, ठीक है, देखते हैं। दीर्घकालिक वित्तीय योजना गतिविधि को समर्थन करना, सपोर्टिंग द मॉनिटरिंग कंट्रोलिंग डिसीजन मेकिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज ऑफ मिडिल मैनेजमेंट, जी बिल्कुल ये ऑप्शन ज्यादा सपोर्टिव लग रहा है, ठीक है। सपोर्टिंग नॉलेज वर्कर्स एंड डेटा वर्कर, मॉनिटरिंग एलिमेंट्री एक्टिविटीज एंड ट्रांजेक्शन। देखो प्राथमिक गतिविधियां लेन देन, तो ये जो ऑप्शन है ना सीमित हो जा रहा है, हमको बेस्ट ऑप्शन चुनना है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर यूज ऑफ मैनेजमेंट लेवल सिस्टम ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, तो एम मैनेजमेंट लेवल सिस्टम का, जिसको हम MIS भी एक प्रकार से टर्म दे सकते हैं, ठीक है। तो ये जो सिस्टम है ये क्या करता है, तो ये पूरा मॉनिटर करने का काम करेगा, कंट्रोल करने का काम करेगा, डिसीजन लेने में भी हेल्प करता है, किसके, एक्टिविटीज ऑफ मिडिल मैनेजमेंट, ठीक है। तो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम मेनली सपोर्ट मिडिल लेवल मैनेजर इन मॉनिटरिंग कंट्रोलिंग डिसीजन मेकिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन, तो इसको एकदम रट लेना, एम वाला एम को सपोर्ट करता है, यानी कि मिडिल लेवल मैनेजर्स को सपोर्ट करता है, किसमें, इन मॉनिटरिंग कंट्रोलिंग डिसीजन मेकिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन, याद रहेगा बात, चलो ठीक है। अंडर मैस्लो नीड हायरार्की एयर फूड एंड शेल्टर बिलोंग टू विच लेवल ऑफ नीड, देखो 4-5 टूक मैंने अलग अलग लेवल बताए थे, अगर आपको याद आ रहा होगा इसके थ्योरी वाले पार्ट में, मैस्लो साहब की नीड हायरार्की आप खुद अपने आप में देख लेना। अभी चलो चलो ठीक है, आप मान चलो हम अगर एकदम गरीब होते, मान चलिए मैं, मेरे पास कुछ भी पैसे नहीं है, तो सबसे पहले मेरी जरूरत क्या होती पता है, फूड शेल्टर की, रोटी कपड़ा मकान की मेरे पास जरूरत होती है, एयर फूड एंड शेल्टर, ये मेरी सबसे बेसिक नीड है, ये मेरी फिजियोलॉजिकल नीड है, ये मेरी फिजियोलॉजिकल नीड है, शारीरिक शारीरिक या शारीरिक क्रियात्मक आवश्यकता है, ठीक है, ये मेरी शारीरिक जरूरत है, वो वाली शारीरिक जरूरत नहीं, फूड खाना पीना और रहने की जरूरत है, इसको बोलते हैं अपन फिजियोलॉजिकल नीड, क्लियर है क्या। जैसे ये हो जाएगा फिर मैं देखूंगा सेफ्टी, जैसे हम जॉब की सेफ्टी देखते हैं कि भैया चलो ठीक है मिल रहा है, अब प्रॉपर एक जॉब मिल जाए, जॉब भी आप क्यों ढूंढ रहे हो, ये आप, आपका भी ये जरूरत पूरा हो जा रहा है, कैसे, ये माँ बाप करवा के दे रहे हैं, रोटी कपड़ा मकान आपको मिल जा रहा है, अब आप अपने लिए सेफ्टी वाले नीड जा रहे हो, तो अगर मैं नीचे 5 अगर बेसिक से स्टार्ट करूँ ना, एक हायरार्की ऐसे हम मेंटेन करते हैं, तो सबसे बेसिक वाला फिजियोलॉजिकल नीड है, उसके बाद वाला आपका सेफ्टी का नीड हो जाता है कि आपको एक जॉब चाहिए, वो भी गवर्नमेंट जॉब चाहिए, सेफ्टी का नीड हो गया, फिर आपको समाज में अच्छे लोगों से संबंध बनाने हैं, ठीक है, कि मेरा दोस्त IPS हो जाए, उससे फ्रेंडली हो रहे हो, उससे फ्रेंडली हो रहे हो, अलग अलग सर्कल बना रहे हो, फिर आपको उसी समाज में स्टेटस चाहिए, स्टेटस सिंबल के लिए आप काम कर रहे हो, आप चाहिए कि भाई नहीं मेरे को यहाँ से इज्जत मिले, जहां पे मैं जाऊँ इज्जत मिले, ठीक है। फिर उसके बाद ऐसे अलग अलग लेवल आते हैं, लास्ट में लगता है कि ये सब मोह माया है, ठीक है। लास्ट वाला जो सबसे टॉप वाला है फिर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, आत्मसिद्धि आवश्यकताएं, तो फिलहाल उसने मैस्लो का फूड शेल्टर वाला पूछा, वो इस आपका कौन सा नीड है, फिजियोलॉजिकल नीड है, एयर फूड वाटर स्लीप एंड शेल्टर आर द बेसिक सर्वाइवल नीड ऑफ ह्यूमन बीइंग्स एंड देयरफॉर फॉल अंडर फिजियोलॉजिकल नीड्स, वायु भोजन पानी नींद एवं आवास मनुष्य के अस्तित्व के लिए आवश्यक मूलभूत आवश्यकताएं हैं, इसलिए उन्हें शारीरिक आवश्यकताओं में रखा जाता है, ठीक है, समझ आई बात है क्या, क्लियर है। बोले साहब बहुत स्पीड बताते हो, अभी टाइम नहीं है, अभी टाइम है क्या पढ़ाने का, एकदम धीरे धीरे नहीं है। Which of the opinion would be the ability of an organization to conceive and implement its strategies? निम्न में से कौन सा विकल्प संगठन की कार्य नीतियों को बनाने और लागू करने की क्षमता को दर्शाता है। अब मुझे ये बताइए, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट, स्वॉट 4 ऑप्शन दिए होंगे, अगर आपके पास 12 जुलाई को एक सब इंस्पेक्टर वाला भी एग्जाम होगा, और ये आप पढ़ रहे हैं मतलब 5 जुलाई को आपका ये ऑडिटर वाला भी एग्जाम होगा, आपको मालूम है कि यार मैं अकाउंट्स किया हुआ हूँ, मेरा अकाउंट्स मतलब कॉमर्स किया हुआ है, अकाउंट्स ऑडिट तो मैं करता हूँ, पढ़ के आया हूँ, अभी कॉलेज से निकला हूँ, ये मेरा स्ट्रेंथ है, उसके हिसाब से आपने नीति बनाई, उसके हिसाब से आपने पॉलिसी बनाई कि मेरे को ये एग्जाम फाइट करना है, 5 जुलाई वाला, 12 जुलाई वाला मैं नहीं फाइट करूंगा, तो आपने क्या देखा, अपने स्ट्रेंथ को देखा, सामर्थ्य को देखा, ठीक है। तो कौन सा विकल्प संगठन की कार्य नीति को बनाने और लागू करने की क्षमता को दर्शाता है, स्ट्रेंथ, सामर्थ्य है ना। In SWOT analysis, strength are internal capabilities and resources that enable an organization to formulate and successfully implement strategies. Clear है क्या? संगठन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए योजनाओं और कार्य नीतियों को लागू करने हेतु कौन जिम्मेदार है, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटेशन प्लान, देखो क्या वर्ड यूज किया, इंप्लीमेंट प्लान एंड स्ट्रेटेजीज टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, तो ये देखो फ्रंट ऑफिसर, टेक्निकल सुपरवाइजर, फ्रंट लाइन सुपरवाइजर नहीं, इंप्लीमेंट कराने की जिम्मेदारी मिडिल लेवल मैनेजर की होती है, ठीक है, किसकी होती है, मिडिल लेवल मैनेजर की, क्लियर, सारे कोऑर्डिनेशन का काम वही करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स कंसिडर्ड एज नेचुरल एलिमेंट ऑफ लीडिंग, निम्नलिखित विशेषताओं में से किसे नेतृत्व के स्वाभाविक घटक के रूप में माना जाता है, कंटिन्यूटी, डेलीगेटिंग, क्रिएटिविटी, ह्यूमनिज्म। अरे सिकंदर आया, अकबर आया, अशोक महान आया, चंद्रगुप्त मौर्य आए, ये क्या हर जंग खुद लड़ने जाते हैं, अकबर के कितने सारे युद्ध आप देखेंगे, अकबर हेमू वाला युद्ध लड़ रहे हो, पानीपत का युद्ध है, इतने सारे युद्ध है, अकबर खुद फाइनल फाइट करने गया क्या, नहीं, वो क्या खुद उतर जाता है, नहीं। लीडरशिप का प्राइमरी एक क्वालिटी बताऊं, डेलीगेशन का काम, कि जो काम दूसरे कर सकते उसको खुद नहीं करे, दूसरे से ही करवाएं, ये लीडरशिप की सबसे बड़ी क्वालिटी है। चल रहा है प्रॉपर,
क्लियर है? तो डेलीगेशन का काम, प्रत्यायोजन का काम, दूसरे को काम सौंपना, है ना? तो डेलीगेशन इज अ नेचुरल पार्ट ऑफ लीडरशिप। अ गुड लीडर असाइंस रिस्पांसिबिलिटी एंड अथॉरिटी टू सबऑर्डिनेट अकॉर्डिंग टू देयर एबिलिटी, स्किल एंड जॉब रिक्वायरमेंट टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स एफिशिएंटली। समझ रही बात? अगर मैं भैया सारे मैं टाइप करना भी खुद चालू जाऊँ, कॉल खुद कॉल अटेंड करूँ, खुद कॉल लगाऊँ, सब काम मैं ही कर लूँ, कंटेंट भी मैं ही बना लूँ, ठीक है, चालू भी मैं करूँ, सब मैं करूँ, तो भाई मैं अच्छा लीडर नहीं हूँ, फिर मैं अच्छा वर्कर हूँ, अच्छा लीडर नहीं हूँ। अच्छा वर्कर और अच्छा लीडर होना अलग अलग बात है। अच्छा लीडर तब होऊंगा जब मेरे को मालूम है मैं टाइपिंग कर सकता हूँ, लेकिन मैं बेस्ट टाइपिस्ट को लेके आऊंगा, उससे कंटेंट टाइप करूंगा। मेरे को मालूम है मैं कंटेंट निकाल सकता हूँ, लेकिन मैं अपने से और अच्छा एक कंटेंट क्रिएटर लेके आऊंगा, उसको कंटेंट टाइप करने के लिए दूंगा। मेरे को मालूम है थोड़ी बहुत टेक्निकल नॉलेज है, मैं इतना तो काम कर ही लेता हूँ, लेकिन मैं अपने से और एक्सपर्ट को लेकर आऊंगा और उससे काम कराऊंगा। ये मेरी लीडरशिप स्किल है, ठीक है, जो मैं डेलीगेट करके दिखा रहा हूँ। व्हाट इज ग्रेप वाइन फॉर एन फ्रॉम एन ऑर्गेनाइजेशनल पॉइंट ऑफ व्यू? ग्रेप वाइन क्या होता है? ये चुगली टीम है। ग्रेप वाइन को मैं चुगली टीम बोलता हूँ, चुगली पार्टी है। ग्रेप वाइन क्या है? चुगली पार्टी होता है। अगर वो कर टूरी है, वो टूरसन भाग गए बोले, ठीक है, सबको मालूम चल गया। क्यों? एक इन्फॉर्मेशन, वो भागी नहीं है बेचारी, उससे पहले सबको मालूम चल गया। ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन की वजह से एक से दूसरे के पास गया, दूसरे से तीसरे के पास गया, तीसरे से चौथे, पूरे मोहल्ले में फैल गया। ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन एक प्रकार का इनफॉर्मेशनल कम्युनिकेशन सिस्टम है। संगठनात्मक दृष्टिकोण से ग्रेप वाइन क्या है? एन इनफॉर्मल चैनल ऑफ कम्युनिकेशन दैट इवॉल्व्स इटसेल्फ, खुद ही बन जाता है, ठीक है, खुद ही बन जाता है। ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन इज एन इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन नेटवर्क दैट डेवलप्स नेचुरली विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन एंड स्प्रेड्स इन्फॉर्मेशन रैपिडली। बहुत तेजी से ये फैलता है और इनफॉर्मल नेचर का होता है, बहुत तेजी से संचार होता है। Based on importance, planning can be formal, informal, proactive, reactive, long term, short term, strategical, operational। तो चारों में से बेस्ट ऑप्शन मेरे को स्ट्रेटेजिकल और ऑपरेशनल दिख रहा है। ऑन द बेसिस ऑफ इंपॉर्टेंस एंड ऑर्गेनाइजेशनल लेवल, अगर मैं महत्व एवं संगठनात्मक स्तर के आधार पर देखूं, तो नियोजन को स्ट्रेटेजिक यानी कि युक्तिपूर्ण तथा परिचालनात्मक ऑपरेशनल नियोजन में विभाजित किया जा सकता है। युक्तिपूर्ण नियोजन दीर्घकालीन दिशा प्रदान करता है, जबकि परिचालनात्मक नियोजन दैनिक कार्यों के क्रियान्वयन से संबंधित होता है। What is a manager who inspire people to attain high performance level is said to be good at? He should be good at leading। एक मैनेजर को अच्छा लीडर होना चाहिए, एक अच्छा लीडर ही मैनेजर हो पाएगा, एक अच्छा लीडर ही अच्छा मैनेजर बन पाएगा, ठीक है। ही शुड बी गुड एट लीडिंग, नेतृत्व करने आना चाहिए। उसका काम नहीं है कि खुद काम करने बैठ जाना, उसका काम ये है कि दूसरों से काम करवाना, ठीक है। और आप मेरे टाइम मैनेजमेंट का एक कोर्स जरूर देखना, क्लियर है। जो बच्चे बोलते हैं ना सर टाइम मैनेज नहीं हो पाता, टाइम ही नहीं होता, ये मैं इसको एकदम मिनिमम फीस मैंने रखा हुआ है 199। ये प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ मैं, ये मैं काम की बात बता रहा हूँ, क्योंकि फ्री में चाहूँ तो फ्री में दे सकता हूँ, लेकिन फ्री की वैल्यू नहीं होती। आप उसको 200 रुपये दे के जब देखोगे ना उस वीडियो को, तो कहीं ना कहीं एक भाव आएगा कि नहीं मैंने कुछ दिया है तो भैया उसको मैं यूज़ करूँ। वो टाइम मैनेजमेंट वाली वीडियोज़ आप देखिएगा, उसमें एक आइसन और मैट्रिक्स मैंने बताया, 4 टाइप के काम डिस्ट्रीब्यूट किए। हमेशा याद रखना, जो काम आप दूसरे से करवा सकते हो उसको खुद कभी मत करो, खुद कभी। ऐसा नहीं कि मैं खाना नहीं बना सकता, मैं बहुत अच्छा शेफ़ हो सकता हूँ, लेकिन भाई अब मैं खाना बनाने बैठूँगा, तो मेरा प्रोडक्टिव जो काम है वो मेरे से छूट जाएगा, जिसमें मेरी मास्टरी वो छूट जाएगी। अगर मेरा टीचिंग अच्छा है, तो मैं टीचिंग काम को करूँ, वो ज़्यादा बेहतर है। समझ गई बात? मेरे को मालूम है मैं बाइक उठा के पौरव जाऊँ, वहाँ से मार्केटिंग करके मैं वापस आ सकता हूँ, लेकिन हो सकता है मैं किसी दूसरे पर्सन को 100 रुपये एक्स्ट्रा दे के भेज दूँ करवाने के लिए। क्यों? वो मेरा प्रोडक्टिव काम नहीं है, तो मैं दूसरे से करवा सकता हूँ, तो मैं करवा लूँगा। समझ गई बात? तो उसको टाइम मैनेजमेंट वाला ज़रूर देखिएगा, अगर हो सके तो एग्ज़ाम से पहले ही देख लेना। टाइम मैनेजमेंट का 2 घंटे का लेक्चर, 2 घंटे का लाइव क्लास मैंने बहुत पहले लिया हुआ था, वो रिकॉर्डेड फॉर्म में अवेलेबल है, उसको 2x में डाल के देखना, 1 घंटे में खत्म हो जाएगा। अब बहुत काम की चीज़ है, ठीक है? तो मैनेजर एक अच्छा लीडर होना चाहिए, ठीक है? बाकी सब रहने दो, ये बंद कर देता हूँ मैं, इसमें चलेगा। Dash refers to discrete initiatives that are intended to achieve radically redesigned and improved our process in a bounded time frame। डैश ऐसी पहल को संदर्भित करता है जिसका उद्देश्य निश्चित समय सीमा में कार्य प्रक्रियाओं का मौलिक पुनर्रचना एवं सुधार करना होता है। ये कहीं कहीं मैं बताऊं आपको, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, अलग अलग एग्जाम में उसी को मैंने इधर डाला हुआ है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है। मैनेजमेंट का थ्योरी तो आप पढ़ लोगे, लेकिन जब तक एमसीक्यू नहीं दिलाओगे नहीं बन पाएगा। ऐसे मैं जितने भी एमसीक्यू कोर्स में ऐसे 10 वीडियो लेके आऊँगा मैनेजमेंट सेक्शन में, मैनेजमेंट सेक्शन में कम से कम 10 वीडियो लेके आऊँगा, उसको आप पढ़ना, आपका मैनेजमेंट का एक भी मार्क्स नहीं चूकेगा। क्लियर है? चलो, तो फिलहाल इस क्वेश्चन के 4 ऑप्शन देख लेते हैं। प्रबंधकों के लिए निर्भरताएं, प्लानिंग, री इंजीनियरिंग, एम्पावरमेंट ऑफ एम्प्लॉय। री इंजीनियरिंग या रीवायरिंग का कंसेप्ट समझो क्या? रीवायरिंग का कंसेप्ट, आप एक एग्जाम में बहुत अच्छी तैयारी करते हो, एग्जाम में बहुत अच्छी तैयारी करते हो, आपको लगता है कि आप पास हो जाओगे, लेकिन आपके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से मार्क्स नहीं आता। आपको 80 मार्क्स चाहिए होते थे टॉप करने के लिए, लेकिन आप 50 मार्क्स बदलाते हो, अब आप टूट चुके हो, आप बिखर चुके हो, लेकिन आप
फिर कोई एक नई वैकेंसी आती है, अपने आप को रीवायर करते हैं, फिर से आप अपनी क्वालिटीज़ को देखते हैं, एबिलिटीज़ को देखते हैं और फिर अपने गोल को पाने के लिए जुट जाते हैं। वो एक रीवायरिंग का कंसेप्ट है, वैसे एक री इंजीनियरिंग का कंसेप्ट है। बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग इन्वॉल्व्स फंडामेंटली रीडिजाइनिंग बिजनेस प्रोसेस, रीडिजाइन करना, खुद को फिर से तैयार करना टू अचीव ड्रामेटिक इंप्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस, कॉस्ट, क्वालिटी एंड स्पीड। आप फिर से तैयार होते हो ना, 50 मार्क्स आया, 30 मार्क्स का डिफरेंस है, मैं अपने आप को फिर से रेडी करूंगा, मैं देखूंगा कि मेरी वीकनेस कहां पर थी, मैं काम करूंगा उस पर और इस बार पोस्ट लेकर रहूंगा। वो रीवायरिंग है, ये री इंजीनियरिंग है। ठीक है, इसमें क्या होता है, रीडिजाइनिंग बिजनेस प्रोसेस टू अचीव ड्रामेटिक इंप्रूवमेंट्स इन परफॉर्मेंस, कॉस्ट, क्वालिटी एंड स्पीड। अगला सवाल देखते हैं, मानव संसाधन प्रबंधन का कौन सा कार्य भविष्य की मानव संसाधन आवश्यकताओं की पहचान तथा कार्मिक आवश्यकताओं के पुनर्निर्माण से संबंधित है। ठीक है, तो प्लानिंग है। भविष्य में जो भी काम करेंगे प्लानिंग कहलाएगा। ठीक है, वो प्लानिंग है। इसका मतलब आप देख सकते हो, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग इन्वॉल्व्स फोरकास्टिंग फ्यूचर मैन पावर नीड। मैं एक नया जगह कोई एक ब्रांच खोलूं तो भैया मुझे पहले से एस्टिमेट करना पड़ेगा कि वहां कितने आदमी की आवश्यकता हो सकती है, कितना फंड का रिक्वायरमेंट हो सकता है, कैसे सेटलमेंट होगा, कौन मैनेज करेगा, सब चीज पहले से डिसाइड करना प्लानिंग कहलाता है। In which of these type of simulation exercises are trainees divided into different teams and asked to play role of competing firm in a simulated market? देखो, आपको मालूम होगा स्कूल में ये ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी या रेड टीम, येलो टीम, ब्लू टीम, इस टाइप का अलग अलग टीम बनाते थे। क्या करवाते थे उसमें, कंपटीशन करवाते थे। उसमें क्या होता है, जब भी कंपटीशन की भावना आती है ना, भले एक ही क्लास के स्टूडेंट है, भले एक ही स्कूल के स्टूडेंट है, लेकिन जब उन्हीं में आपस में कंपटीशन की भाव पैदा कर देते हैं तो वो अपने क्षमताओं को और बढ़ाते हैं। आप इसको नॉर्मल पास करना होता ना, 33% लेके आना, तो उतना नहीं मेहनत कर रहे होते। लेकिन अभी आप में कंपटीशन की भावना भावना है, आप हर एक पहलू को टच कर रहे हैं, हर एक चीज पढ़ रहे हैं, कहाँ कहाँ से एमसीक्यू जुगाड़ कर रहे हैं। कारण क्या, इतना इंप्रूवमेंट की, इतने एक्सीलेंस लेवल पर जाने की, कंपटीशन। तो ऐसी भी एक बिजनेस में ये सारे एक ही कंपनी के एम्प्लॉय हैं, लेकिन उसको 4 अलग अलग ग्रुप में बांट दिए, उन्हीं में आपस में compete करने के लिए दे दिए कि कैसे टाइप के आप सेल्स को बढ़ाओगे। आपस में इतना सोच विचार लेंगे उन लोग, इतना अपने परफॉर्मेंस इंप्रूव कर लेंगे, सोच सोच के कंपटीशन की भावना लाकर ही। तो ये बिजनेस गेम का एक बहुत अच्छा मेथड है, बिजनेस गेम्स है, व्यापार खेल है। बिजनेस गेम्स आर सिमुलेशन बेस्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज वेयर पार्टिसिपेंट्स एक्ट एज कंपीटिंग फॉर्म्स, एक दूसरे से compete कर रहे हैं ऐसा ट्रीट करते हैं, एंड मेक बिजनेस डिसीजन इन अ सिमुलेटेड मार्केट एनवायरमेंट। जैसा मार्केट इन्वायरमेंट होता है वैसे ही परफॉर्म करता है। जैसे हम टेस्ट सीरीज दिलाते हैं, एक मार्केट इन्वायरमेंट जैसे एग्जाम का इन्वायरमेंट रहता है, वैसे टेस्ट सीरीज फुल एंड टेस्ट, बस वैसा ही। ठीक है, चलो। इन विच ऑफ दिस टाइप्स ऑफ सिमुलेशन एक्सरसाइज आर ट्रेनिंग डिवाइडेड, क्वेश्चन रिपीट हो गया, बिजनेस गेम वही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बैरियर टू सीमलेस कम्युनिकेशन? फॉल्टी ट्रांसलेशन, दोषपूर्ण अनुवाद। कम्युनिकेशन अच्छा होने के लिए बहुत सारी चीज़ों का होना जरूरी है, और बैरियर भी बहुत सारी चीज़ों का जैसे आ सकता है, हो सकता है इन्वायरमेंट अच्छा नहीं है ना, मैं फैक्ट्री में हूँ और मशीन की आवाज़ लगातार आ रही है, मैं बोल रहा हूँ वो पहुँच नहीं पा रहा है। हो सकता है कि वो मैं दूसरे स्टेट के एम्प्लॉयज़ को लेके आया हूँ, वो तेलुगु बोल रहे हैं, मैं छत्तीसगढ़ी बोल रहा हूँ, वो समझ ही नहीं पा रहे हैं। मैं इंग्लिश में बात कर रहा हूँ, हिंदी में नहीं समझ पा रहे हैं। वो लोग इंग्लिश में बात कर रहे हैं, मैं हिंदी में समझ नहीं पा रहे। ये फॉल्टी ट्रांसलेशन भी हो सकता है, नॉइस हो सकता है। ठीक है, तो ये फिलहाल पूछे नॉट अ बैरियर टू सीमलेस कम्युनिकेशन, कौन सा बैरियर नहीं हो सकता? डिस्टॉर्टेड कम्युनिकेशन, विकृत संचार, जी बिल्कुल हो सकता है, नेटवर्क कट रहा है बोले। बैडली एक्सप्रेस्ड मैसेज, बुरी तरह से व्यक्त संदेश, मैं कुछ और बोला, ये मतलब बोलना चाहता था लेकिन मेरा माइंड ठीक नहीं था, बोले झगड़ा करके आऊं मैं, तो इधर भड़ास निकाल दिया, जो कुछ और बोलना चाह रहा था कुछ और बोल दिया, शब्द पे नियंत्रण नहीं रहेगा। ठीक है, तो सारे हो सकते हैं। प्रॉपर प्लानिंग तो अच्छी बात है ना, और एक खैर कम्युनिकेशन से कोई लेना देना नहीं है इसका। तो ये 1 2 3, ये 3 बैरियर हैं, बाकी नहीं है। मिडिल लेवल मैनेजर्स विल बी कंसर्न विद अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव, डिविजनल ऑब्जेक्टिव, नेशनल ऑब्जेक्टिव, स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव। ठीक है, आंसर स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव नहीं, ठीक है, डिविजनल ऑब्जेक्टिव। ओके, मिडिल लेवल मैनेजर विल बी कंसर्न विद, मध्य स्तर के प्रबंधक इसके बारे में चिंतित होंगे, अल्टीमेट, डिविजनल, नेशनल या स्ट्रेटेजिक। चलो ठीक है, ऑप्शन एक्सप्लेनेशन एक बार देख लेते हैं। मिडिल लेवल मैनेजर्स आर रिस्पांसिबल फॉर डिपार्टमेंटल और डिविजनल गोल्स एंड कन्वर्ट टॉप मैनेजमेंट पॉलिसीज इनटू एक्शनेबल प्लान। जैसे ऊपर हम लोग पढ़े थे कि इंप्लीमेंट कराने का काम मिडिल लेवल मैनेजर्स का होता है, तो मध्य स्तर के प्रबंधक विभागीय या प्रभागीय उद्देश्यों पर कार्य करते हैं तथा शीर्ष प्रबंधन की नीतियों को क्रियान्वित योजनाओं में बदलते हैं। ठीक है, चलो। व्हाट आर द 3 मेन टाइप ऑफ अथॉरिटीज इन एन ऑर्गेनाइजेशन, कि किस टाइप के 3 मुख्य प्रकार के हैं? तो लाइन एडवाइजरी एंड स्टाफ, लाइन स्टाफ एंड सर्विसेज। जैसे हम लोग एचटीसी पढ़े थे, एचटीसी पढ़े थे, वैसे ही एक याद रख लेना आप, एलएसएफ पढ़ लेना। ठीक है, एलएसएफ। जैसे एक एचटीसी ऊपर पढ़े थे, एक मैनेजर में एचटीसी की क्वालिटी होनी चाहिए, ह्यूमन स्किल, टेक्निकल स्किल्स, और एक
कंसेप्चुअल स्किल, ये 3 स्किल होने चाहिए। बस वैसे ही एलएसएफ वाला पॉइंट आप याद रखेंगे कि 3 मेन टाइप ऑफ अथॉरिटी इन ऑर्गेनाइजेशन, 3 अथॉरिटी होने चाहिए, एलएसएफ, लाइन, स्टाफ और फंक्शनल अथॉरिटी। द 3 मेजर फॉर्म ऑफ अथॉरिटी इन ऑर्गेनाइजेशन आर लाइन अथॉरिटी, स्टाफ अथॉरिटी और फंक्शनल अथॉरिटी। टुगेदर दे हेल्प अचीव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव एफिशिएंटली। ठीक है, हिंदी में भी दिया हुआ है, मैं भले हिंदी या इंग्लिश दोनों में से एक लैंग्वेज पढ़ता हूँ, लेकिन आपको दोनों देखना है। इवैल्यूएशन ऑफ परफॉर्मेंस, और जहां पे भी इवैल्यूएशन टर्म आ जा रहा है ना, अपने कार्यों को देखना, समीक्षा करना, उसका आंसर कंट्रोल ही होगा। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नहीं, ऑर्गेनाइजिंग नहीं, लीडिंग नहीं, कंट्रोलिंग ही होगा। लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए निष्पादन का मूल्यांकन तथा सुधारात्मक कार्य के क्रियान्वयन को क्या कहते हैं? कंट्रोलिंग कहते हैं, नियंत्रण कहते हैं। ठीक है, मैच द फॉलोइंग, फॉलोइंग वाला मैच कर लो भैया। पर्सनल मैनेजमेंट, एम्प्लॉय वेलफेयर, इंडस्ट्रियल रिलेशन। इधर से मैं पढ़ता हूँ, वर्किंग कंडीशन एंड वर्क प्लेस एम्यूनिटीज, कार्य की परिस्थितियां, कार्यस्थल की सुविधाएं किस में आएंगी बताओ? एम्प्लॉय के वेलफेयर में आएंगे, कर्मचारी के कल्याण करे। अरे काम करने के लिए रख लिया ना, सैलरी दे रहे ना, उधर ही तक काफ़ी है, ऐसा नहीं है। उनको प्रॉपर उनके लिए बारे में सोचना एम्प्लॉय वेलफेयर के अंतर्गत आता है। उनके बारे में आप सोच रहे हो, वर्किंग कंडीशन, वर्किंग फैसिलिटीज, एम्यूनिटीज, ये सब एम्प्लॉय वेलफेयर में। प्रमोट्स इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी, औद्योगिक लोकतंत्र को बढ़ावा देना, इंडस्ट्रियल रिलेशन से संबंधित है। ठीक है, और डायरेक्ट मैन पावर मैनेजमेंट, ये पर्सनल मैनेजमेंट से संबंधित है। पर्सनल मतलब पर्सनल, व्यक्तिगत वाला नहीं, पर्सनल मतलब कार्मिक प्रबंधन। ठीक है, तो उस हिसाब से आप जमा लेना आंसर को। विच ऑफ द फॉलोइंग आर बेस्ट एसोसिएट विद मैनेजरियल टेक्निकल स्किल, निम्न में से कौन सा प्रबंधकीय तकनीकी कौशल से सबसे अधिक संबंधित है? एबिलिटी टू कैरी आउट स्पेसिफिक एक्टिविटी, यही बेस्ट आंसर हो सकता है। बाकी ऑप्शन भी हम लोग देख लेते हैं। एबिलिटी ऑफ अ पर्सन टू वर्क वेल विद अदर पीपल इन अ ग्रुप, नहीं, ये इंटरपर्सनल स्किल हो सकता है, एक सोशल स्किल हो सकता है, लेकिन टेक्निकल स्किल नहीं हो सकता। एबिलिटी टू थिंक एंड कंसेप्चुलाइज एब्स्ट्रैक्ट सिचुएशन, ये कंसेप्चुअल स्किल हो सकता है। एबिलिटी टू फाइंड सॉल्यूशन टू प्रॉब्लम, ये भी एक कंसेप्चुअल स्किल हो सकता है। टेक्निकल स्किल यही होना चाहिए, स्पेसिफिक एक्टिविटी, आंसर ए ही है। ठीक है, देखो, टेक्निकल स्किल रिफर टू नॉलेज एंड प्रोफिशिएंसी रिक्वायर्ड टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क, प्रोसेस और जॉब एफिशिएंटली। इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एट द ऑपरेशनल एंड लोअर मैनेजमेंट लेवल। तकनीकी कौशल का अर्थ किसी विशेष कार्य, प्रक्रिया या नौकरी को कुशलतापूर्वक करने के लिए आवश्यक ज्ञान और दक्षता से है। जैसे मैंने बताया, टेक्निकल वाला डिपार्टमेंट कि जो भाई ये पूरा सेटअप करके दे, नेटवर्क कनेक्शन देखे, सारे इलेक्ट्रिसिटी सप्लाईज देखे, है ना, लाइटिंग्स वगैरह देखे, ये सब एक प्रॉपर नॉलेज है जो इस काम को परफॉर्म करने के लिए जरूरी है। तो ये काम, ये वीडियो कैसा लगा बताइएगा। टॉप 20 एमसीक्यूज किए, ऐसे टोटल 10 वीडियोस मैनेजमेंट के एमसीक्यूज में भरे मिलेंगे आपको। ठीक है, वो जो कोर्स है, लास्ट टाइम में मैं आपको एक सुझाव देता हूँ, जो नए बच्चे जुड़ रहे होंगे, ये बाजू में डिटेल दिख रहा होगा, हेल्पलाइन नंबर ये है। कई बच्चे पूछते हैं सर नंबर, कॉन्टैक्ट कौन सा नंबर है? तो कोर्स खरीदने संबंधी कोई दिक्कत हो, 8770123687, ये नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब उसमें देखो, लास्ट टाइम में ना पूरा थ्योरी पढ़ने का तो टाइम है नहीं, लास्ट में एक एमसीक्यू वाला फोल्डर है जिसमें चारों सब्जेक्ट्स आपको मिलेंगे, अकाउंट्स, ऑडिट, मैनेजमेंट और इकोनॉमिक्स। तो अकाउंट्स और ऑडिट पर हम काम कर चुके हैं और आगे वीडियोस बनाएंगे भी। मैनेजमेंट वाला ही अभी आज से स्टार्ट हो गया, इसके टोटल 10 वीडियो डालेंगे, कल सहकारिता वाला भी डाला हुआ है, फिर इकोनॉमिक्स पर काम करेंगे। तो लास्ट टाइम में आपके लिए एमसीक्यू वाले वीडियोस बेस्ट हो सकते हैं। और टेस्ट सीरीज दिला लेना भाई, टेस्ट सीरीज दिला लेना। टेस्ट सीरीज में कोई कंजूसी मत कीजिए, पूरा 15 एमसीक्यूज है, रट दो, एग्जाम निकालना है। तो लास्ट टाइम में थ्योरी नहीं पढ़ पाए, कोई इशू नहीं, एमसीक्यूज ही रट दो भाई, वो कई लोग को पछाड़ देगा, कई लोगों के कई घंटे की स्टडी को मात दे देगा एमसीक्यूज टेस्ट सीरीज। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।